एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम लोग अपना लास्ट मेथड, जो कि बिल्कुल लास्ट है, इसके बाद कोई मेथड नहीं है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का। ये लास्ट मेथड है, जो कि मेथड नंबर 5 है, रियलाइज्ड यील्ड मेथड। ओके, तो इसको करने जा रहे हैं। तो देखते हैं ये मेथड क्या कहता है, इसमें क्या होता है। और बाकी के हम चारों मेथड कर चुके हैं। 4 मेथड कौन कौन से थे जो हमने किए थे? हमने किया था डिविडेंड यील्ड मेथड, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड, अर्निंग यील्ड मेथड एंड अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ इन अर्निंग मेथड। हमने ये सारे मेथड कर लिए हैं चारों। इससे रिलेटेड मैंने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, और अगर आपने नहीं देखे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं मिलता है, क्योंकि सभी वीडियोस के लिंक नहीं डाले जाते हैं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओ, वहाँ विजिट करो और आपको सारे वीडियोस वहाँ मिल जाएंगे। ओके, इसके अलावा मैंने बहुत सारे चैप्टर्स कराए हैं, जैसे कि कैपिटल बस्टिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, मैनेजमेंट ऑफ कैश, लिवरेज। ये सारे चैप्टर मैं आपको करा चुकी हूँ, तो आपको ये सारे चैप्टर का भी प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने कुछ अदर वीडियो भी अपलोड करके जिसमें कैलकुलेटर की ट्रिक्स आपको समझा रखी है। बहुत सारी ट्रिक्स है जो मैंने आपको सिखाई है। सारी कैलकुलेशन आप आसानी से इस कैलकुलेटर पे कर सकते हो, और कैलकुलेटर आपको इसी तरीके का लेना है। मैंने आपको सब बताया उस वीडियो में कि कैलकुलेटर को कैसे कैसे यूज करना है, कैसे ऑफ करना है, इसे कौन सा कैलकुलेटर लेना सही रहेगा, कैसे लोग, एंटी लोग, CBF, PBF, PBAF, कैसे सब कुछ हम इस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, आप एंटी लोग और लोग भी इसी पे कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपको जरूरत नहीं है लॉग टेबल की, ठीक है। तो ये सब मैंने वहाँ पे समझा रखा है। तो प्लीज एक बार आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओ, वहाँ विजिट करो, एंड वीडियो जो आपको लगे, आपके लिए यूजफुल हो, मैं ये नहीं कह रही सब कुछ देखो, जो आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए जरूरी है तो उसे वीडियो को देखो। ओके गाइज, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि मुझे सपोर्ट मिले। ओके, तो हम देखते हैं इस मेथड में क्या कह रहा है ये मेथड। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन अ मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखो, मैंने आपको बताया था कि इक्विटी शेयर्स का कॉस्ट कैलकुलेट करना दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। बहुत सारे डिफिकल्ट है। क्योंकि डिबेंचर में तो हमें इंटरेस्ट देना होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसका डिटरमाइंड रेट हमें मिला होता है, हमें पता है कितना देना है, तो दैट इज कॉस्ट ऑफ डेब्ट हम आसानी से निकाल सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स में भी यही होता है, कुछ परसेंट हमें डिविडेंड देना होता है। इट इज इजी टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। बट इक्विटी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इक्विटी में जो भी डिविडेंड देना होता है वो ये नहीं होता कि आपको इस रेट से देना है या इतना डिविडेंड देना है। वो ईयर टू ईयर भी चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो सेम रहेगा, है ना। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए 4 मेथड, मतलब 5 मेथड कह सकते हैं। 5 मेथड थे, जिसमें से हमने 4 कवर कर लिए हैं। एक था हमारे पास में डिविडेंड वाला, एक था डिविडेंड प्लस ग्रोथ, एक था अर्निंग वाला, और अर्निंग प्लस ग्रोथ। ये हम कर चुके हैं। चारों मेथड के क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए हैं, और ये चारों मेथड हमारे हो चुके हैं। अब जो लास्ट मेथड है वो है रियलाइज्ड यील्ड मेथड। इस मेथड का कोई ऐसे अपना पर्सनल फॉर्मूला तो नहीं है, बट इस मेथड में देखते हैं फिर है क्या। One of the major problem in the measurement of cost of equity capital is that expectation of the shareholders regarding the rate of return on their investment in a company shares cannot estimate it accurately हम इसको estimate नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है, it is not possible to estimate future dividend and earning correctly because both of these depend upon so many uncertain factors. The realized yield method overcomes। आपको समझ में तो आ रहा है ना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ये कह रहा है कि जो देखो, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के, ये लिखा हुआ, जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, उनका कुछ जो रेट ऑफ रिटर्न उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट मिलता है, उसको हम एक्यूरेटली एस्टिमेटेड अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना होना चाहिए, कितना एक्सपेक्ट करते हैं, ये सब हम ऐसे नहीं लगा सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट, ठीक है, फ्यूचर डिविडेंड एंड अर्निंग करेक्टली। जो हमारे फ्यूचर में डिविडेंड बटने वाला उसको हम अनुमान नहीं लगा सकते, जो अर्निंग होने वाले करेक्टली उसको सही से हम अनुमान नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि बिकॉज, देखो अब शो होगा, सॉरी, बिकॉज क्योंकि बोथ ऑफ दीज, ये दोनों चीजें जो है डिविडेंड और जो अर्निंग है, बोथ ऑफ दीज डिपेंड अपॉन सो मेनी अनसर्टेन फैक्टर। ओके, द रियलाइज्ड यील्ड मेथड ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम। ये जो वाला मेथड है ये इसको ओवरकम, मतलब इस पे काबू पाता है। कौन सी प्रॉब्लम पे? इस पे।
जो असर्टेन फैक्टर है, क्योंकि जो अर्निंग हो रही है, डिविडेंड हो रही है, वो हमारा फ्लक्चुएट है, ये नहीं कि आज इतना और तो कल भी इतना ही होगा, नो। तो इसकी जो प्रॉब्लम हमें या कर होती है कि शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, डिविडेंड, ये सब जो प्रॉब्लम होती है इसको सॉल्व आउट करता है रिलाइज यील्ड मेथड। किस तरीके से करता है, वो क्या करता है, जो भी हमने लास्ट ईयर अर्न किया होता है उसी को मानता है कि कांस्टेंट रेट, एक तरीके से समझता है यहाँ पे कि नेक्स्ट ईयर भी यही होगा सेम। ओके, हाँ, द रिलाइज मेथड, The realized yield method overcomes this problem by assuming that shareholders would expect the same rate of return in the future as they have realized in the past। जो उन्हें पास्ट में मिला है लगभग वही वो एक्सपेक्ट करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए भी। Hence माना था इसलिए as per this method actual average rate of return realized by the shareholders in the past is applied to compute the cost of equity capital। समझ गए? जैसे कभी कभी एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, अगर आपको याद हो, हमें बहुत सारे ईयर्स गिवन थे, तो वहां पे हमें रेट निकालना था, तो हमने ईयर टू ईयर देखा था कि इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ, इसमें कितना इंक्रीमेंट है, तो वही वहां पे हमने रेट एज्यूम किया था नेक्स्ट ईयर के लिए भी, तो वो सेम कहानी यहीं पे बोल रहा है। ओके, तो आगे देखो, टू कंप्यूट द रिलाइज यील्ड इन द पास्ट both dividends received by the shareholders in the past as well as appreciation in the value of the equity shares are considered। ठीक है, जो पास्ट में डिविडेंड रिसीव हुआ उसको जो एप्रिसिएशन में वैल्यू बढ़ा शेयर में, तो उसको कंसिडर करता है। दिस मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग अजप्शन। कुछ मेथड है अजप्शन के बेस्ड होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो ये वाला किस अजप्शन में बेस्ड है आप देखते हैं। नो सिग्निफिकेंट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड इन रिस्क कॉम्प्लेक्शन ऑफ अ फर्म। वो तो है ही, यहाँ पे हम सब कुछ यहाँ पे एक तरीके से कांस्टेंट मान रहे हैं कि जिस तरीके से रेट आज मिल रहा है उस तरीके से उसी रेट से हमें जो कंस्टेंटली मतलब हमारा जो रेट है वो उतना ही माना है। तो रिस्क वगैरह को भी हमने माना है कि कोई चेंज नहीं हो रहा है। शेयर होल्डर्स वुड फील सेटिस्फाई इफ दे, वो भी सेटिस्फाई फील कर रहा है भाई, जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें वो खुश है। इफ दे अर्न सेम रेट ऑफ रिटर्न इन द फ्यूचर विच दे हैव अर्न इन अ पास्ट, शेयर होल्डर एक्सपेक्ट टू अर्न the same rate of return as the realized yield even if they invest elsewhere। okay, else मतलब कहीं और भी अगर इन्वेस्ट करते तो उनको जो रिटर्न मिलता है रिटर्न, उसको हिसाब से बोल रहा है कि वो जो एक्सपेक्ट उम्मीद करता है वो उस हिसाब से उनको सही लगता है। नो सिग्निफिकेंट चार्जेस आर एक्सपेक्टेड इन अ मार्केट ऑफ अ प्राइस ऑफ अ कंपनी शेयर। ओके, क्लियर है? तो कह रहा है कि कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस हमने नहीं देखे हैं कि जो भी मार्केट में प्राइस है हमारे शेयर का वो उसमें कुछ चेंज आ रहा है, ऐसा हम उम्मीद नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से कांस्टेंट मतलब जो चल रहा है वो वैसे ही चल रहा है ऐसा माना गया है, और जो हमारा डिविडेंड का रेट है लास्ट ईयर था उससे लास्ट ईयर जो भी था वही सेम एज इट इज, उसको भी नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करा गया है। आप समझ गए? तो इस मेथड में बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही, अब मिलता है नेक्स्ट लेक्चर्स में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।